हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को जो कि मैं पहले ही लॉन्च कर चुका हूं, उसका ये वीडियो नंबर आज है सेकेंड, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनका डिटेल्ड आंसर, जो कि कंप्लीट डिटेल पॉसिबल हो सकती है, वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने ये स्टार्टिंग के जो 10 एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ओके, तो जो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं उन सभी लोगों का। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उनका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ताकि आपको इन क्वेश्चंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एक बार में ही ये क्वेश्चन सुनते ही आपके लिए तैयार हो जाएं और आप कोई भी एग्जाम हो, आपका होम एग्जाम हो या किसी भी तरीके का टेस्ट हो, तो वहां पर आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ए सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला गया है एक पानी का सैंपल लिया गया है और ये जब उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया गया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे जो वो पानी लिया गया है, उसका जो सैंपल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है हमारे पास 102 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे बोला गया है, इज दी वाटर प्योर, क्या ये जो वाटर है वो प्योर है। और सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या ये जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। कमेंट कीजिए। तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आपको ये पढ़ाया जाता है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में अगर बात करें तो होता है 273 केल्विन। सिमिलरली अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात की, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और जो पानी का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कहलाता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। यहाँ पर जरा चेक कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि जो पानी है वो बॉयल हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब है कि ये जो पानी है वो प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब याद रखिएगा, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। इम्प्योर वाटर के केस में, यानी पानी के अंदर अगर आपने कोई चीज डिजोल्व कर रखी है, कोई सॉल्यूट डिजोल्व कर रखा है, शुगर डिजोल्व कर रखी है, ग्लूकोज डिजोल्व कर रखा है, सॉल्ट डिजोल्व कर रखा है या कुछ और डिजोल्व कर रखा है, यानी पानी जो है प्योर कंडीशन में नहीं है, आपने अगर उसमें कुछ डिजोल्व कर रखा है या कोई इम्प्योरिटीज डिजोल्व है, तो उस कंडीशन में अगर आप कोई चीज डिजोल्व करते हो पानी के अंदर, तो उससे उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, ये चीज हमारे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये यहाँ पर समझ लीजिए कि पानी के अंदर जो, अगर आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो याद कीजिएगा कि अगर पानी के अंदर अगर आप कोई भी सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे या कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी फिर समझ लीजिए, अगर आप पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं या फिर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो राइज कर जाता है, वो बढ़ जाता है, यानी पानी के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जबकि पानी के अंदर अगर आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर रखी है या कोई सॉल्यूट ऐड कर रखा है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि दे रखा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 102 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो पानी दिया गया है वो प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज या फिर कोई सॉल्यूट हमने क्या कर रखा है, डिजोल्व कर रखा है। अब आपको बोला गया है क्या ये पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा,
तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि पानी ये प्योर है ही नहीं, तो प्योर पानी जो होता है वो ही केवल 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड है। इम्प्योरिटीज ऐड होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो आपका वाटर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये आपका फ्रीज होगा। यानी ये जो पानी है आपका, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है इस क्वेश्चन का। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, देखिए जरा कितने शानदार क्वेश्चन है। इसीलिए एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है वो ज्यादातर जो भी स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं वहां पर टीचर्स की फेवरेट होती है, और जो भी होम एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो सीरीज है वो आपके लिए लाई गई है। तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट हीट से बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, आपको बोला गया है कि जो स्टूडेंट है वो एक बीकर को हीट कर रहा है जिसके अंदर आइस भी रखी हुई है और पानी भी रखा हुआ है। ही measures the temperature of the content of the beaker as a function of time। अब वो क्या काम कर रहा है कि जो बीकर है उसके टेम्परेचर को मीजर कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्ट, आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और बोला गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो उसके रिजल्ट के साथ में जो है वो उसके रिजल्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आपको अपनी जो चॉइस है उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी जो ग्राफ सही है उसको बताना भी है कि ये क्यों सही है। तो देखिए आप जरा इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ ये बोला गया है कि हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है। अब इसके अंदर उसने बोल रखा है कि इसके अंदर एक तो पानी फिल किया गया है, और पानी फिल करने के साथ साथ यहाँ पर आइस की कुछ क्यूब्स भी रखी हुई हैं, यानी यहाँ पर आइस क्यूब्स भी कुछ रखी हुई हैं। अब इसके अंदर क्या काम किया जा रहा है, इसके अंदर बोला गया है आपको कि एक थर्मामीटर जो है उसको इंसर्ट कराया गया है, एक थर्मामीटर जो है इंसर्ट कराया गया है ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मीजर किया जा सके, या इसके टेम्परेचर को क्या किया जा सके, मीजर किया जा सके। तो ये जो थर्मामीटर इंसर्ट कराया गया है इससे अगर आप जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो अगर चेक करेंगे, तो क्योंकि आइस है इस पानी के अंदर, तो जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन आएगा। ओके, तो टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना आएगा, इस पर्टिकुलर बीकर का स्टार्टिंग में टेम्परेचर आएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अब जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो क्या होगा, आइस आपकी मेल्ट होगी। जब तक आइस आपकी कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। जैसे ही एक बार आपकी आइस मेल्ट हो गई, तो आइस मेल्ट होने के बाद फिर क्या होगा, अब बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। अब बीकर के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास पानी बचेगा। और अब जो है टेम्परेचर जो है इसका धीरे धीरे करके क्या होगा, राइज होना शुरू होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। तो देखिए जरा मैंने अभी आपको क्या समझाया, ग्राफ आपका कुछ ऐसा आना चाहिए कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा, और फिर क्या होगा, जब आपकी आइस जो है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो फिर जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीज होना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो जरा देखिए, चेक कीजिए जरा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जो ऑप्शन ए दिया गया है हमारे पास, क्या ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया, ये तो करेक्ट है। लेकिन जब तक मैंने बताया ना, आइस जब तक मेल्ट नहीं कर जाती तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इन्होंने स्टार्टिंग में ही राइज करना स्टार्ट कर दिया है, यानी ये आपका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, या तो टेम्परेचर ही देखिए कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, 100 से स्टार्ट किया है, 100 पे तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइस क्यूब जब डले हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सी ऑप्शन अगेन देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया है, तो ये क्रॉस हो जाता है आपका, एलिमिनेट हो जाता है ये ऑप्शन। फाइनली हम लोग डी ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो डी ऑप्शन है वहां पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया है टेम्परेचर को, और सबसे पहले कुछ देर तक ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रह रही है, और उसके बाद फिर ये वैल्यू आपकी राइज होना शुरू हो रही है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि जब तक आइस आपकी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आइस आपकी कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी, पानी का टेम्परेचर फिर धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट करेगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए
जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी का ग्राफ है वो एकदम करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये ग्राफ जो है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्यों वैलिड है, ऑप्शन डी ही क्यों करेक्ट है, ये ग्राफ ही क्यों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। आपको इसका जो आंसर है वो आई थिंक समझ आया होगा। जो मेरी कोशिश है वो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट देखते हैं। आपको दे रखा है इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू ए। अगर आपको आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, तो जहां कहीं भी इवेपोरेशन का फिनोमेना होता है तो इवेपोरेशन में होता क्या है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो लिक्विड कंडीशन से गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकें। क्योंकि इमीडिएट सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो सराउंडिंग है वहां पर टेम्परेचर में कमी आएगी। टेम्परेचर का कम होना ही तो कूलिंग इफेक्ट कहलाता है। यानी इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू ए कौन सा इफेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कूलिंग इफेक्ट। ओके, इवेपोरेशन कौन सा इफेक्ट जनरेट करता है, हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन की वजह से कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दे रखा है आपको एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर। तो आपको बोल रखा है रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, किसके कंपैरिजन में, गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में। याद कीजिए कितने डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कि गैसियस कंडीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इसलिए उनके बीच में लगने वाला जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होता है। गैसियस पार्टिकल्स आवारा पार्टिकल्स कहलाते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आपके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो मिनिमम होती है, इसलिए इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बोला गया है एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर। तो यहाँ पर आएगा आंसर आपके पास स्ट्रॉन्गर। क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्गर देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके कंपैरिजन में, चाहे सॉलिड्स हो या फिर लिक्विड्स हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वहां पर आप क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड। आपको दे रखा है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द स्टेट। सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द स्टेट। याद कीजिए अभी बताया आपको कौन सी ऐसी फिजिकल स्टेट है जहां पर आपके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं होता, किनके पार्टिकल्स आवारा है। तो अभी आपको बताया था कि जो गैसियस स्टेट है उनके पार्टिकल्स होते हैं आवारा। तो अगर ये दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि देयर इज नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि जो सेकंड फिल इन दी ब्लैंक्स है वहां पर ऑप्शन आ जाएगा आपका गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड, तो लेस ऑर्डर्ड किसमें आएंगे हमारे पास, कौन सी स्टेट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। तो जो हमारा फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक है वहां पर आंसर होगा आपका लिक्विड, जबकि जो सेकंड हमारा फिल इन दी ब्लैंक है वहां पर आएगा हमारे पास गैसियस स्टेट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये भी पार्ट। चलिए मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर डी की तरफ। आपको दे रखा है इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेट। अब याद कीजिए मैंने आपको एक इंटर कन्वर्जन बताया था कि हमारे पास एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कुछ सॉलिड्स जो हैं उनको अगर हीट किया जाए तो वो डायरेक्ट सॉलिड से जो है ना अपनी गैसियस स्टेट या फिर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट अंडर गोइंग इन टू द लिक्विड स्टेट। तो ऐसे जो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें आपके सब्सटेंसेस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं वो प्रोसेस कहलाती है हमारे पास सब्लिमेशन। क्या कहलाती है हमारे पास, सब्लिमेशन। ओके, तो अब ये आंसर साफ साफ नजर आ गया, इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू। तो सबसे पहला जो आपका फिल इन दी ब्लैंक है उसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास सब्लिमेशन। पहला आंसर क्या हो गया हमारे पास, सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन में, याद कीजिए जो फिजिकल स्टेट है चेंज होती है सॉलिड की डायरेक्ट इन देयर गैसियस फॉर्म
विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। किसमें कौन सी स्टेट नहीं आती? लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? लिक्विड स्टेट। ओके, तो जो हमारा डी वाला पार्ट है आंसर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वहां पर आप आंसर लिखेंगे सब्लिमेशन। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? लिक्विड स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो बड़ा आसान है। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर नहीं गया है लिक्विड, फिर भी वो गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सी चीज कहलाती है? तो आपको पता है, कई बार बता चुका हूं कि ये वो फिनोमिना है जिसको हम लोग इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। इवेपोरेशन में कोई भी लिक्विड जो होता है वो बिना बॉइलिंग किए हुए अपनी नॉर्मल लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इवेपोरेशन के नाम से जानेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये भी क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है मैच द फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है आपको कॉलम ए के अंदर, उनकी एसआई यूनिट्स के साथ में क्या करना है? आपको मैच कराना है। देखिए, हमारे पास जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसमें कई सारे सिस्टम फॉलो होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास सिस्टम है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में देयर आर सम फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। उनके लिए कुछ यूनिट डिसाइड है। जैसे मास अगर आपको दे रखा है तो मास के लिए जो यूनिट होती है बेटा उसको हम लोग किलोग्राम में लेते हैं। अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाएगा। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एटीएम या फिर पास्कल में लिया जाता है। एटीएम या फिर हम लोग क्या लेंगे? पास्कल में लिया जाएगा, इसमें इस्तेमाल होता है। ओके, एंड अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो डिस्टेंस के लिए या फिर लेंथ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। टाइम अगर आपको बोला गया है कि टाइम अगर आपको मेजर करना है तो टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकेंड यूनिट। तो अब इसी बेस पर हम लोग देखते हैं कि जरा कौन सी यूनिट कहाँ दे रखी है, कैसे मैच करेंगे हम लोग। तो देखिए जरा, सबसे पहला दे रखा है आपको प्रेशर। तो प्रेशर जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर के लिए कौन सी यूनिट है हमारे पास? पास्कल। देखिए साफ साफ दे रखा है हमारे पास पास्कल। यानी जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो बी के थर्ड पार्ट से क्या होगा? कनेक्ट। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जो ऑप्शन ए है उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड वाला पार्ट जो है, यानी प्रेशर जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? पास्कल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या बताया था मैंने? केल्विन। तो केल्विन टेम्परेचर को हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे? टेम्परेचर को कनेक्ट कर देंगे हम लोग केल्विन से। यानी टेम्परेचर क्या होगा, किसमें मेजर करेंगे हम लोग? ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? केल्विन। इसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी समझिए, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग यूनिट कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी मास, मास किसमें मेजर करते हैं? याद कीजिए, किलोग्राम मैंने बताया था आपको। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आपका होता है साइड्स का क्यूब, और साइड की लेंथ हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मीटर क्यूब, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक मीटर। यानी डेंसिटी की यूनिट होगी हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्या ये कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए जरा, ऑप्शन नंबर 5 जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी जो डेंसिटी है आपकी वो मैच हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 से। यानी डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगी हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब आता है हमारे पास मास। तो मास मैंने आपको बता ही दिया, मास की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपका किलोग्राम से। और वॉल्यूम अभी आपको बताया मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। तो जो आपका ई ऑप्शन है वो फाइनली कनेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक मीटर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी एसआई यूनिट्स क्या है ये आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। आपको दे रखा है द नॉन एसआई एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रेस्पेक्टिवली।
मैच द यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। आपको दे रखा है कि कुछ ऐसा यूनिट दे रखी है हमारे पास कॉलम ए के अंदर, एसआई क्वांटिटी, कुछ नॉन एसआई क्वांटिटी दे रखी हैं। अब इसमें कॉलम ए जो है वहां पर आपको नॉन एसआई क्वांटिटीज दे रखी हैं, जो कॉलम बी है वहां पर आपको एसआई क्वांटिटीज दे रखी हैं। हमको क्या काम करना है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए नॉन एसआई यूनिट और एसआई यूनिट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो जरा देखिए इसकी अप्रोच समझिए इस क्वेश्चन की क्या होगी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो टेम्परेचर की एक और यूनिट कौन सी है, कौन सी आपके सिलेबस में टेम्परेचर की एक और यूनिट, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपके सिलेबस में है वो है केल्विन। तो देख लीजिए साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डिग्री सेल्सियस है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, आपका केल्विन के साथ मैच हो जाएगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो यूनिट है हमारे पास वो नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की, मीटर। तो सेंटीमीटर किसके साथ मैच हो जाएगा, आपका मीटर के साथ मैच हो जाएगा। फिर दे रखा है हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी की यूनिट दे रखी है आपको, नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, याद कीजिए, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं मैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्या देखिए यहाँ पर भी कहीं नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 5 है हमारा वो आपको नजर आ रहा है। तो जो आपका सी है वो ऑप्शन नंबर 5 के साथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कनेक्ट हो जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद आता है बार। तो बार किसकी यूनिट है, याद रखिएगा, बार भी आपके पास प्रेशर की यूनिट है, लेकिन ये नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट कौन सी है हमारे पास, पास्कल। तो जो हमारे पास बार है उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, पास्कल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बार किससे कनेक्ट हो गया, हमारा पास्कल के साथ कनेक्ट हो गया। एंड फाइनली जो मिलीग्राम है, मिलीग्राम हमारा जो है मास की यूनिट है। तो मास की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताई थी किलोग्राम होती है। तो मिलीग्राम फाइनली हमारा कनेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो मिलीग्राम गेट्स कनेक्टेड विद किलोग्राम। और इस तरीके से ये जो आपकी नॉन एसआई यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स के साथ क्या हो चुकी हैं, परफेक्टली कनेक्ट हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को लेके अगर आपको कोई डाउट है, कोई आंसर आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लास 9th और क्लास 10th केमिस्ट्री के कंप्लीट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। गुड क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।